एवरीवन, मेरा नाम शरण है। आपने आई होप मेरी जो प्रीवियस वीडियोस है रिलेटेड टू साउथ इंडिया ट्रैवल वो सारी वीडियोस चेक कर ली होंगी एंड होपफुली लाइक भी करी होंगी। आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, पर अगर अभी तक आपने चेक नहीं की है तो प्लीज़ आफ्टर दिस वीडियो आप जाकर के वो वाली सारी वीडियोस भी चेक ज़रूर कीजिएगा। आप सब सोच रहे होंगे कि आज का टॉपिक क्या है, ट्रैवल नहीं, एंड मैं बैठी हुई हूँ यहाँ पर एंड ऑल। सो आई वांटेड टू डिस्कस अबाउट द VFS प्रोसेस जिसके थ्रू मैं गई बिफोर कमिंग हियर टू जर्मनी। मेरा वीज़ा वगैरह कैसे लगा, एक दिन में मुझे वीज़ा कैसे मिल गया एंड ऑल। अबाउट ऑल दिस डिटेल्स आई वांटेड टू टॉक एंड शेयर द इन्फॉर्मेशन विद यू गाइज। मैं यहाँ पे रिसेंटली मैंने शिफ्ट किया है। मैं अपने हस्बैंड के साथ यहाँ पर शिफ्ट हुई हूँ जर्मनी में एंड माई हस्बैंड इज़ वर्किंग और उनके साथ एज ए स्पाउस डिपेंडेंट मैं यहाँ पर शिफ्ट हुई हूँ। बहुत जिनकी ये क्वेश्चंस थी कि मैं कैसे यहाँ पर आ गई एंड ऑल। नहीं, मैंने किसी जॉब वगैरह की अप्लाई नहीं किया था, इवन मेरे हस्बैंड ने नहीं किया था, बट ही गॉट अ कॉल एंड ही गॉट सेलेक्टेड एंड इट वाज अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी एंड वी थॉट ऑफ शिफ्टिंग। और ऑब्वियसली अगर वो शिफ्ट कर रहे हैं तो मेरा कोई सेंस नहीं बनता कि मैं वहाँ पे यहाँ। सो आई प्लान टू शिफ्ट अलॉन्ग विथ हिम और मैंने अप्लाई किया था स्पाउस डिपेंडेंट वीज़ा के लिए, जो कि आता है अंडर फैमिली रीयूनियन वीज़ा। बट ये बता दूं कि फैमिली रीयूनियन वीज़ा और स्पाउस वीज़ा दोनों डिफरेंट वीज़ाज हैं। दो स्पाउस डिपेंडेंट वीज़ा एक सब कैटेगरी आती है फैमिली रीयूनियन वीज़ा के अंडर, बट दोनों ही डिफरेंट है। उसकी डिटेल्स मैं आपको बाद में दूंगी, पर पहले मैं आपको सब कुछ बताऊंगी जो कि मेरा प्रोसेस मैंने क्या क्या किया और मुझे एक दिन में वीज़ा कैसे मिल गया, ये सब कुछ डिस्कस करने के लिए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग है आपको ये दिमाग में रखना है कि आप कौन सा वीज़ा अप्लाई कर रहे हो, राइट। एज ए स्पाउस आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं, एक स्पाउस डिपेंडेंट वीज़ा के को अप्लाई करने का और एक है फैमिली रीयूनियन वीज़ा अप्लाई करने के लिए। स्पाउस डिपेंडेंट वीज़ा आप तब अप्लाई करते हो जब आपकी वाइफ या हस्बैंड जिसके थ्रू आप यहाँ पे आ रहे हो या जिसके साथ आप यहाँ पर आ रहे हो, उनको 6 महीने पूरे नहीं हुए हैं जर्मनी में आकर के, तब आप एलिजिबल हो स्पाउस डिपेंडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई करने के लिए। लेकिन अगर आपके जो स्पाउस है वो 6 महीने से ऊपर हो चुके हैं जर्मनी में आकर के, तो फिर आप स्पाउस डिपेंडेंट वीज़ा अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं हो। उस केस में आपको अप्लाई करना होगा फैमिली रीयूनियन वीज़ा के अंडर। 6 महीने का जो टाइम पीरियड है अगर वो क्रॉस हो गया तो फैमिली रीयूनियन वीज़ा, और अगर 6 महीने के पहले आप अप्लाई करते हो तो आप अप्लाई करोगे अंडर स्पाउस डिपेंडेंट वीज़ा। स्पाउस डिपेंडेंट वीज़ा कंपैरेटिवली थोड़ा इजी प्रोसेस है फैमिली रीयूनियन से अगर कंपेयर किया जाए तो, क्योंकि फैमिली रीयूनियन में आपको स्पेंड भी ज़्यादा करना पड़ेगा एंड कब तक आपका वीज़ा लग करके आएगा इसकी भी कोई कहते कि 3 मंथ्स एंड ऑल, लेकिन कोई आइडिया नहीं होता, इससे ज़्यादा भी लग सकता है। सो डिपेंडेंट स्पाउस डिपेंडेंट वीज़ा थोड़ा सिंप्लीफाइड वे है कंपैरेटिवली एंड थोड़ा लेस प्राइसी है एज़ कम्पेयर टू फैमिली रीयूनियन वीज़ा। तो ये हो गया फैमिली रीयूनियन वीज़ा और स्पाउस डिपेंडेंट वीज़ा का डिफरेंस। अब बात करते हैं मेरे VFS प्रोसेस की। सो आफ्टर मुझे इतना ज़्यादा टाइम इसलिए लग गया था, गैप थोड़ा ज़्यादा इसलिए आ गया था क्योंकि मेरे पास पासपोर्ट तक नहीं था आने से पहले, तो इसीलिए मेरे हस्बैंड ने पहले ट्रैवल किया और मुझे जाना पड़ा अपने घर मणिपुर। मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स मणिपुर से हैं, तो मैंने पासपोर्ट के लिए अप्लाई भी मणिपुर से ही किया। मेरा परमानेंट एड्रेस मणिपुर का है, तो इसीलिए थोड़ा ज़्यादा प्रोसेस एक्सटेंड हो गया, वरना इट वाज फाइन। बाकी एज सुन एज मुझे मेरा पासपोर्ट मिला, सबसे पहली थिंग जो मैंने करी थी वो है VFS के पोर्टल में जा कर के अपनी अपॉइंटमेंट फिक्स करना। बिकॉज मुझे मेरी फ्रेंड ने बताया था कि वो उसने पुश किया था मुझे, शी वाज टेलिंग मी कि मैंने जल्दी ही अप्लाई करना है वीज़ा के लिए, क्योंकि वो 6 महीने वाला जो ड्यूरेशन है वो क्रॉस नहीं होना चाहिए, वरना फिर मैं अटक सकती हूँ बीच में। और मैंने अपॉइंटमेंट डेट इस हिसाब से थोड़ी चूज़ करी कि मुझे सफिशेंट टाइम मिले बीच में जो भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं वो सारे इकट्ठा करने के लिए। तो मैंने काफ़ी वीक्स का गैप लिया था उसके बीच में। और द सेकेंड थिंग वॉज इसलिए क्योंकि
मैं तब थी मणिपुर में अपने मम्मा पापा के पास, अपने मम्मा पापा के घर पे। और जो मैंने अप्लाई करना था वीज़ा के लिए, वो करना था बैंगलोर से। 2 रीज़न इसके लिए, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने भी बैंगलोर से अप्लाई किया था और मैं जब मैंने अप्लाई किया था उसके पिछले काफ़ी साल, लाइक 2.5 साल अप्रॉक्सीमेटली मैं बैंगलोर में ही थी। तो एक ये होता है कि आप कहीं से भी अप्लाई नहीं कर सकते, किसी भी एम्बेसी से जा कर के अप्लाई नहीं कर सकते, स्पेशली जब नेशनल वीज़ा के लिए आप अप्लाई कर रहे हो। तो आपको उसी VFS या उसी एम्बेसी के अंडर अप्लाई करना होगा जहाँ पे आप जिसके अंडर आप फॉल कर रहे हो। इन द सेंस लाइक मेरा केस था बैंगलोर, क्योंकि मैं पिछले जब मैंने एप्लीकेशन दिया था उसके पिछले 6 महीने बैंगलोर में थी, राइट। एग्जैक्टली 6 महीने नहीं, उसके पहले 3 महीने का ड्यूरेशन था जो मैं मणिपुर में थी। 3 महीने से कम थोड़ा वो मणिपुर में थी, लेकिन वो वाला कट ऑफ हो जाता है। उससे पहले देखा जाएगा कि उससे पहले 6 महीने मैं कहाँ पर थी। दैट वाज बैंगलोर, और बैंगलोर मेरे लिए एक ईजी ऑप्शन था। और ये भी था बैंगलोर एम्बेसी के पास मेरे हस्बैंड की सारी डिटेल्स ऑलरेडी होंगी। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर, जब मेरा पासपोर्ट और मेरे हस्बैंड का पासपोर्ट है उसमें हम दोनों के नेम्स लाइक इन द स्पेस ऑफ द स्पाउस दोनों के नेम्स अपडेटेड है। तो एम्बेसी को ऑलरेडी पता था कि ही इज़ मैरिड और उसकी वाइफ का नाम क्या है, एंड मेरे पासपोर्ट में भी मेरे हस्बैंड का पूरा प्रॉपर नाम था। तो एक ये प्लस पॉइंट था। अब आते हैं सारे डॉक्यूमेंटेशन की बात। डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट आपको एम्बेसी की साइट पे मिल जाएगी। ऑलरेडी आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है वहाँ पे सब कुछ मेंशन होगा अकॉर्डिंग टू आप कौन सी लोकेशन की एम्बेसी में जा रहे हो। सब एम्बेसीज का डिफरेंट सेट ऑफ रूल्स होते हैं और सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स होते हैं। तो मैं आपको बता पाऊँगी बैंगलोर के लिए और मैंने क्या क्या किया। बाकी सारी एम्बेसीज में भी और बैंगलोर की एम्बेसीज में भी जो भी डॉक्यूमेंट्स दिए गए होंगे एम्बेसी की साइट में, उसके आपको 2 सेट्स चाहिए होंगे, लेकिन मैं ले गई थी अपने साथ 3 सेट जस्ट टू बी श्योर। और उसके अलावा कुछ मैरिज की पिक्चर्स ले गई थी, वो ज़रूरत नहीं पड़ी थी। लेकिन एक एम्बेसी आई गेस मुंबई की एम्बेसी है जहाँ पे मैरिज की पिक्चर्स पूछी जाती हैं, पर मैं फिर भी अपने साथ लेकर चली गई थी। और मैंने जो एम्बेसी की साइट में जो सारे डॉक्यूमेंट्स दिए गए थे, मेंशन करे गए थे, उसके अलावा भी जो डॉक्यूमेंट्स मुझे लगता था कि माइट भी ज़रूरत पड़ सकती है, वो मैंने अपनी फाइल में रख लिया था 1 कॉपी या 2 कॉपी के साथ। जैसे कि मेरे हस्बैंड का जो कॉन्ट्रैक्ट है, जॉब कॉन्ट्रैक्ट है, वो वहाँ पे नहीं पूछा गया था, बट मैंने वो अपने साथ रख लिया था एंड ये मुझे ज़रूरत पड़ गई थी। और इसके अलावा मैं आपको डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट नहीं बताऊंगी क्योंकि ये अपडेट होता रहता है, आपको खुद जा कर के वहाँ पे एम्बेसी की साइट में चेक करना होगा। लेकिन जो भी डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे दिए गए होंगे उसके 2 सेट्स आपको बनाने हैं, 2 से ज़्यादा ही बना के रख लो तो ज़्यादा बेटर है। और उसके अलावा भी जो आपको चीज़ें लगती हैं कि ये नेसेसरी हो सकता है, ये पूछा जा सकता है, बेटर है कि वो आप अपने पास रख लेना। हो सके तो उसकी भी अगर फ़ोटो कॉपीज अगर आप लेकर जा पाओ तो वो अच्छा रहेगा। सब कुछ होने के बाद मैंने ट्रैवल किया बैंगलोर। वहाँ पे आई वॉज टोटली अलोन बिकॉज हस्बैंड ऑलरेडी ट्रैवल कर चुके थे, मेरे रिलेटिव्स वगैरह कोई है नहीं बैंगलोर में। तो मैंने VFS की जो स्पेशल लाउंज सर्विस है वो ऑप्ट करी थी। उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगी। बट हाँ, मैं अकेले जा रही थी, मेरा फर्स्ट टाइम था, तो इसीलिए सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह इकट्ठा करने के बाद मैं पहुंची अपने अपॉइंटमेंट वाले दिन VFS के ऑफिस। आपको पता होगा ऑलरेडी कि जैसे आप जाते हो वीज़ा वगैरह के लिए, प्रोसेस के लिए आपको पहले वेट करना पड़ता है कुछ टाइम तक। जब आपका लाइक टाइम स्लॉट, जो आपके अपॉइंटमेंट का टाइम स्लॉट है, आपके लिए गेट खुलेगा आई गेस 10 मिनट पहले। जो आपका टाइम स्लॉट है उससे 10 मिनट पहले, तो उसके अकॉर्डिंग आपको थोड़ा अर्ली आ जाओ तो ज़्यादा बेटर है। और थोड़ा वेट कर लोगे, वहाँ पे वेटिंग एरिया होता है, अच्छा खासा है वहाँ पर बना हुआ। इट्स अ मॉल, फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर में ही है VFS का ऑफिस। तो वहाँ पे गार्ड्स वगैरह हैं, दे विल हेल्प यू आउट। अगर आपकी कोई भी इंक्वायरी होगी, सब कुछ डिटेल्स आपको वहाँ से मिल जाएंगी। बाकी
एक चीज़ बतानी ज़रूरी थी आपको कि जो आप डॉक्यूमेंट्स एम्बेसी की साइट में आपको जो लिस्ट मिलेगी वो आप चेक करोगे तो एक बारी वीएफएस के ऑफिस भी कॉल करके कस्टमर सर्विस जो उनकी है एक बारी चेक कर लीजिएगा कि कहीं कोई चेंज तो नहीं है डॉक्यूमेंट्स में, क्योंकि मेरे साथ ये केस हुआ था। जो एप्लीकेशन फॉर्म होता है, एक डिक्लेरेशन फॉर्म होता है जो आप डाउनलोड करोगे वहाँ से एम्बेसी की साइट में, मुझे वीएफएस के ऑफिस पहुंच कर के पता चला था कि ये दोनों डॉक्यूमेंट्स, ये चीज़ें पुरानी हैं। अब उनका नया फॉर्मेट था एप्लीकेशन फॉर्म का और ये डिक्लेरेशन फॉर्म का। तो हो गया था सब कुछ, लेकिन मुझे ये फिर से फिल करना पड़ा था वहाँ पर भी। मैं क्या बोल रही हूँ, अच्छा, मुझे ये फिर से फिल करना पड़ा था इन द वीएफएस ऑफिस। वहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम ही हुई थी मुझे, सब ठीक रहा। इसके बाद सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करने के बाद, इतनी सारी प्लानिंग करने के बाद भी, लेकिन मेरे पास एक जो डॉक्यूमेंट था जो कि क्योंकि वो मेंशन नहीं था वहाँ पे एम्बेसी की साइट में, और वो मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं था कि ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन मैं वो लेके जाना भूल गई थी। वो था मेरा रेंटल एग्रीमेंट। रीज़न बीइंग कि मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स मणिपुर से हैं, सब कुछ आधार कार्ड, वोटर्स कार्ड, सब कुछ मेरा मणिपुर का है। तो लेकिन मैं अप्लाई कर रही थी बैंगलोर में। 6 मंथ्स वाला जो ड्यूरेशन होता है कि आप जब अप्लाई कर रहे हो एप्लीकेशन, जब आपकी एप्लीकेशन सबमिट करने की डेट है उससे 6 महीने पहले आप रह रहे थे बैंगलोर में, ये प्रूफ करने के लिए, कुछ प्रूफ करने के लिए आपको कुछ तो डॉक्यूमेंट चाहिए होगा ना। तो लेकिन मेरे पास रेंटल एग्रीमेंट होते हुए घर पे मैं भूल गई थी लेकर जाना। लेकिन लकीली जो मेरी फ़ाइल, मैंने सब कुछ कैरी किया था अपने साथ ऑलमोस्ट। इसके अलावा उस फाइल में मेरा जो जॉब का कॉन्ट्रैक्ट का एक पार्ट, पूरा कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं, कॉन्ट्रैक्ट का एक पार्ट मेरी फाइल में था ऑलरेडी वहाँ पर, और उसमें मेरा पूरा बैंगलोर का एड्रेस मेंशन था और वो मैंने सबमिट कर दिया। इवन द एजेंट वॉज नॉट श्योर कि हाँ ये वाला वो एक्सेप्ट हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, बट उन्होंने अपनी साइड से वो वाला रख लिया, बिकॉज मेरे पास इसके अलावा और कुछ था नहीं। लेकिन वहाँ पे मेरा पूरा एड्रेस मेंशन था और ये अप्रूव हो गया था लकीली। इसके अलावा सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करने के बाद आपको आप पेमेंट करोगे। तो पेमेंट के बाद जो मुझे स्लिप मिली, जो मशीन से वो स्लिप निकलती है, वो उन्होंने मुझे दे दिया था। और उसके अलावा उन्होंने मेरा पासपोर्ट और जो मेरा ओरिजिनल मैरिज सर्टिफिकेट है, रजिस्ट्रेशन वाला, राइट, जो मैरिज रजिस्टर जब होती है तब आपको मिलता है, राइट। तो हर कोई नहीं कराता ये सब कुछ, मेरे पास तो था वो, लेकिन आपके पास अगर नहीं है तो प्लीज़ आप जा कर के पहले ये निकलवा लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो टेम्पल से मिला सर्टिफिकेट या गुरुद्वारे से मिला सर्टिफिकेट वो एप्लीकेबल नहीं है। आपको जो कोर्ट से मिला हुआ सर्टिफिकेट वो ही सबमिट करवाना पड़ेगा, और वो ओरिजिनल कॉपी वीएफएस अपने पास रखेगी, क्योंकि उन्होंने आपकी जो फाइल है जो बनाएंगे वो, उसके साथ ही 2 ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जाने ज़रूरी है। क्योंकि एम्बेसी अपने साइड से एक बारी क्लैरिफाई करेगी, सब कुछ छानबीन करेगी, उसको ठीक लगा तभी वो लोग आपको आपके पासपोर्ट में स्टैंप लगा करके देंगे। जो मेरा केस था, विजय ने यहाँ जर्मनी आकर के जब हाउस रजिस्ट्रेशन उन्होंने करवाई थी, उन्होंने मेरा भी नाम वहाँ पे इंक्लूड कर दिया था कि हाँ ही इज़ मैरिड, और अपना हमारा जो सर्टिफिकेट है, मैरिज सर्टिफिकेट, उन्होंने यहाँ पर भी जो हाउस रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है वहाँ पर भी वो सबमिट करा था। तो ये सारी डिटेल्स ऑलरेडी एम्बेसी के पास होंगी, इसीलिए शायद मेरा जो वीज़ा था वो बहुत जल्दी लग गया था। और आपको एक और चीज़ ध्यान पे रखनी है कि वहाँ पे नर्वस होके प्लीज़ मत जाना। वैसे तो आप आजकल सिस्टम ऐसा है कि आपने एम्बेसी में नहीं जाना, सब कुछ वीएफएस टेक केयर करता है, वहाँ पे एजेंट्स अच्छे हैं, आपको कोई भी ऑकवर्ड सा या फिर नर्वस फील नहीं कराएगा वहाँ पर। इसके बाद उन्होंने मेरे फिंगरप्रिंट्स लिए थे। इसके बाद मुझे वो स्लिप देख करके, जो मैंने आपको स्लिप बताई थी, पेमेंट स्लिप, वो दे करके उन्होंने मुझे घर जाने के लिए कहा। 2 मिनट के लिए आई वाज सरप्राइज कि इसके अलावा मुझे और कुछ मिलेगा नहीं, मेरे सही डॉक्यूमेंट्स हैं, बट इट वॉज फाइन बिकॉज इतनी नॉलेज
मुझे थी कि ऑब्वियसली वो लोग रखेंगे ओरिजिनल अपने पास। तो जब वो लोग कहें आपका ओरिजिनल सर्टिफिकेट वो अपने पास रखेंगे, तो प्लीज़ पैनिक मत होना। ओरिजिनल है, आई एवरीवन डज अंडरस्टैंड, और वो लोग ठीक तरीके से रखेंगे और आपको आपका ओरिजिनल वापस मिल जाएगा जब आपका रिज़ल्ट आएगा। अब मेरा वीज़ा लग तो गया था एक दिन में, लेकिन मुझे रिज़ल्ट पता चला काफ़ी टाइम बाद। उसका एक रीज़न ये था क्योंकि मैंने ऑप्ट करा था पोस्टल सर्विस। मैं बैंगलोर स्पेसिफिकली अपने वीज़ा के लिए ही गई थी, और वो प्रोसेस ख़त्म होने के बाद आई गेस 1-2 दिन बाद मेरी फ़्लाइट थी दिल्ली की। वहाँ कुछ काम था मुझे, और मैंने एड्रेस दिया था मणिपुर का, क्योंकि दिल्ली में कितना टाइम लगेगा मुझे ये नहीं पता था, और मणिपुर तो मैंने जाना ही था। और मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतनी जल्दी मेरा वीज़ा लग करके आ जाएगा, क्योंकि यूजुअली जो मैंने सुना है साइट में या ऑनलाइन वो लोग देते हैं कि 3 महीने का टाइम ऑलमोस्ट लग जाता है, राइट। और जो एजेंट्स थे वहाँ पर, उन्होंने भी मुझे कहा था कि एटलीस्ट 1 महीना तो लगा कर चलो, कि 1 महीना तो लगेगा ही लगेगा। और फिर इसीलिए मैंने अपने चाचू का एड्रेस दिया था, क्योंकि मुझे था ही नहीं इतनी जल्दी लग जाएगा। और फिर मैं बैंगलोर में ही थी, और कि ये मैसेज आया कि वहाँ से पोस्ट कर दिया गया है वापस, वीएफएस के पास आया एंड वहाँ से वापस पोस्ट कर दिया गया है। मुझे पता होता कि इतनी जल्दी मेरा वीज़ा लग जाएगा या रिज़ल्ट आ जाएगा, तो मैं अपना पासपोर्ट खुद जाके कलेक्ट करने का ऑप्शन जो था वो ऑप्ट करती, और उसे मुझे पता चल जाता कि मेरा वीज़ा लगा है या नहीं लगा है। आई वॉज सुपर नर्वस। वो जो ड्यूरेशन था, और फिर मणिपुर पहुंचने में भी कुरियर थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट रीजन बहुत ज़्यादा एक्सेसिबल आज भी नहीं है। आई डोंट नो वाई। जब पासपोर्ट मेरी चाची के हाथ में आया, आई वॉज सुपर नर्वस, और तब मैं वेट कर रही थी कि पता नहीं क्या आया है रिजल्ट एंड ऑल। और मुझे तो लिटरली लगा था कि नहीं, उन्होंने मेरा वीज़ा रिजेक्ट कर दिया है, क्योंकि इतनी जल्दी किसका वीज़ा लग के आया है। सबने कहा था कि 3 महीने का टाइम लगेगा। जो हमारी पूरी प्लानिंग चल रही थी वो इसी हिसाब से चल रही थी कि विजय आएंगे वापस, हमारा रेंटेड अपार्टमेंट है बैंगलोर में, मुझे इतना टाइम लग जाएगा वीज़ा मिलने में, तो विजय आएंगे, फिर हम लोग वो रेंटेड अपार्टमेंट खाली करेंगे पहले एंड वी विल मूव टुगेदर। लेकिन मेरा वीज़ा इतनी जल्दी आ गया, और सडनली मुझे फिर जाना पड़ा। सब कुछ बुकिंग्स अचानक से करवानी पड़ी। आधा से ज़्यादा सामान जो मैंने अपने साथ लेकर आना था जर्मनी, वो पड़ा हुआ था बैंगलोर में, और अब मैं थी दिल्ली में। दिल्ली से वापस बैंगलोर मेरा जाने का प्लान नहीं था, और वहाँ से वैसे जाना था मैंने वापस मणिपुर अपने घर, लेकिन वो भी नहीं हो पाया। मुझे दिल्ली से ही ट्रैवल करना पड़ा जर्मनी, क्योंकि बस मुझे 3 महीने का वीज़ा मिला था, और 3 महीने का ही वीज़ा यूजुअली सबको मिलता है, और आपको यहाँ पर आके एक्सटेंड करवाना पड़ता है। तो इसी प्रोसेस के लिए कि यहाँ आकर के एक्सटेंड करवाना पड़ेगा, वो नहीं पता कि लाइक कितना टाइम लगेगा, कोई और प्रॉब्लम ना हो जाए, जल्द से जल्द कोशिश करें कि मैं ट्रैवल कर लूँ और मैं यहाँ पर पहुँच जाऊँ। बट वो जो ड्यूरेशन था, जो वेट था कि पता नहीं वीज़ा लगा है या नहीं लगा है, ऐसी फीलिंग आ रही थी कि जैसे कि पता नहीं कोई एग्ज़ाम दे करके आई हूँ और रिजल्ट्स आने वाले हैं मेरे। आई वाज सुपर वरिड, सुपर स्कैर्ड। इतने सारे थॉट्स आ रहे थे दिमाग में कि पता नहीं अगर नहीं लगा वीज़ा तो फिर वापस कैसे अप्लाई करूँगी, क्या प्रॉब्लम आई होगी कि इतनी जल्दी उन्होंने भेज दिया, पक्का नहीं लगा होगा इसीलिए उन्होंने भेज दिया वापस। बट पॉजिटिव रहना, क्योंकि मेरा केस लाइक पॉजिटिव ही था और मेरा वीज़ा लग गया था, इसीलिए उन्होंने बहुत जल्दी भेज दिया, क्योंकि उनके पास डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारे थे एंड सब कुछ मैंने जो भी सबमिट करा इट वाज लाइक प्रॉपर था। वहाँ पर कुछ भी ऊपर नीचे नहीं था, कोई भी डाउट वाला केस तो था ही नहीं इसमें, राइट। और मुझे हमारी मैरिज को ऑलरेडी टाइम हो चुका था, 2 साल से ऊपर हो चुके थे। तो तब ज़्यादा इशू होता है जबकि आपकी रीसेंट मैरिज हो, क्योंकि काफ़ी केसेस ऐसे हो जाते हैं, उनको लगता है कि हाँ रीसेंट मैरिज है, क्या पता सिर्फ वहाँ पे जाने के लिए फेक मैरिज दिखाई गई है या नहीं एंड ऑल,
स्टफ, लेकिन जो भी मेरे पास डॉक्यूमेंट्स वगैरह थे, सारे डॉक्यूमेंट्स थे मेरे पास, कुछ भी ऐसे मिसिंग नहीं था एक्सेप्ट फॉर दैट रेंटल एग्रीमेंट। आप भी जब जाओ अपने पास एक्स्ट्रा टाइम रख लेना, डॉक्यूमेंटेशन जब इकट्ठा करने शुरू करो, और आपका जो अपॉइंटमेंट होगा उसके बीच का थोड़ा ड्यूरेशन इस तरीके से रखना कि आपके पास इनफ सफिशेंट टाइम हो सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह प्रॉपर्ली इकट्ठा करने के लिए। एप्लीकेशन सबमिट करने जाओगे तब भी पैनिक मत होना। एक इंसिडेंट था जिस दिन मैं गई थी वहाँ पे, आई गेस मैंने स्टाफ को बोलते हुए सुना था, कोई पर्सन था, सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट होने के बाद उनको भी ये कहा गया कि पासपोर्ट उनका रखा जाएगा अपने पास। ऑब्वियस सा केस है, राइट? लेकिन वो ओरिजिनल पासपोर्ट ओरिजिनल ही जाएगा। ओरिजिनल पासपोर्ट रखने के लिए वो बंदा थोड़ा पैनिक सा हो गया था, क्योंकि ही वॉज इन डाउट कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मैं यहाँ पे कैसे रखते जाऊँ। उसकी सबको पता है, लेकिन काफ़ी जन को नहीं भी पता होता, तो इट्स ऑल राइट। लेकिन आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वो वहाँ पे रखेंगे, पासपोर्ट रखेंगे। मेरे केस में पासपोर्ट भी रखा था और मेरा मैरिज सर्टिफिकेट भी रखा था, ठीक है, दोनों ओरिजिनल फॉर्म में। इसमें पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सोचो, ये सारे डॉक्यूमेंट्स जाएंगे एम्बेसी के पास, अगर आपको अप्रूवल मिल जाता है और वीज़ा मिल जाता है, पासपोर्ट ही नहीं है तो आपका स्टैम्प कहाँ लगेगा, राइट? तो इसी केस के लिए पासपोर्ट वो रखेंगे अपने पास। और इम्पॉर्टेंट चीज़ बतानी रह गई थी, वो ये कि जब आप जाओगे अपने अपॉइंटमेंट के लिए तो अपने पास कैश कार्ड दोनों ज़रूर से रख लेना, क्योंकि कभी कभी होता है जो VFS की जो फ़ीस है वो चेंज हो जाती है। मेरे केस में ये भी हुआ था, और लकीली मेरे जो बैंक अकाउंट में इतना बैलेंस था और मेरे पास कुछ कैश भी पड़ा हुआ था। जो चेंज ऑफ द फीस है और जितना मैंने पे करा था उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं था, लेकिन मुझे फिर से पूरी फ़ीस फिर से सबमिट करने के लिए कहा गया था, और जो ऑलरेडी मैं पे कर चुकी हूँ वो मुझे वापस से मिल गया था। उसके लिए मुझे ईमेल लिखना पड़ा था, इंस्टेंटली उन्होंने नहीं किया था लाइक रिडक्शन या जो डिफरेंस है बस उतना पे कर दूँ, ये नहीं हुआ था। तो मुझे फिर से पूरी पेमेंट फिर से करनी पड़ी थी। तो आपके केस में अगर ऐसा होता है, आपके पास सफिशेंट कैश या सफिशेंट मनी होना चाहिए आपके बैंक अकाउंट में, तो ये ध्यान रखना। इट्स नॉट अ वेरी बिग अमाउंट, ह्यूज अमाउंट, लेकिन थोड़ा सा ये रखना अपने पास, अगर स्पेशली इन केस कि आप अकेले जा रहे हो तो। बस दैट वॉज माई स्टोरी। और VFS की जो स्पेशल लाउंज सर्विस है, मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में उसकी डिटेल्स दूंगी कि एग्जैक्टली वो वर्थ इट है या नहीं है, मेरे लिए था या नहीं था, उसकी वो भी जानने के लिए आपको दूसरी वीडियो चेक करनी होगी। ऑल द बेस्ट। अगर आप आ रहे हो जर्मनी तो इट्स अ नाइस प्लेस टू बी। नर्वस मत होना अगर अकेले आ रहे हो। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो और पसंद करी हो आपने, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, लाइक और शेयर इस वीडियो को ज़रूर करना। कमेंट्स आर मोस्ट वेलकम, और कोई फीडबैक वगैरह हो आप कमेंट में टाइप करके भेज सकते हो मुझे, इट विल बी अप्रिशिएटेड। थैंक यू, बाय बाय।